हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट क्लास 10th का 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। पूछ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन कौन सा है। ऑप्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ slaked lime, decomposition of vegetable matter into compost, dissolution of ammonium chloride in water, digestion of food in our body। ठीक है, पहले जान लेना कि व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हमें पता होगा कि क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तभी तो हम इसमें ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व मतलब निकल जाएगी, रिलीज हो जाती है हीट। ठीक है, हीट निकल रही होगी जिस रिएक्शन में, उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट क्या होगी इंडोथर्मिक रिएक्शन में, एब्जॉर्ब। किसी भी रिएक्शन में हम हीट देंगे, जब हम हीट देंगे तो उसके बाद ही वो रिएक्शन होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्लिट लाइन। स्लिट लाइन को जब हम फॉर्मेशन करते हैं, स्लिट लाइन के फॉर्मेशन का हम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। अगर आप स्लिट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो आप लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपका स्लिट लाइन फॉर्म हो जाता है, जो बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, प्लस इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हीट इवॉल्व होगी और बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये रिएक्शन है आप, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा पूछा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू डिकम्पोज। जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजर्स के थ्रू, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोज, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो इस कंडीशन में ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, अगला पूछ रहा है डिसॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये रिएक्शन को फॉर्म कर लेते हैं। इसमें डिसॉल्यूशन होता है तो अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो ये ब्रेक हो जाता है NH3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम जो क्लोराइड है वो हीट को एब्जॉर्ब करके अमोनिया एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, एक बन जाएगा अमोनिया, दूसरा बन जाएगा क्लोरीन। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जो हम देते हैं, वाटर का रिएक्शन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तब वो NH3Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, इसमें भी हीट रिलीज होती है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। In the given experiment setup, if the experiment is carried out separately with each of the following solution, the cases in which the bulb will glow is are okay। ये आपका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में हमें बताना है कि क्या हम मिलाएं, हम क्या ऐसा मिलाएं कि ये जो बल्ब है वो जलना शुरू कर। अगर आप बल्ब हमें जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट पास करना पड़ेगा। करंट पास होगा तभी बल्ब जलेगा। तो करंट कैसे पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें आयंस चाहिए। आयंस जनरेट जिससे होंगे, जिससे आयन जनरेट होंगे वो यूज हम करेंगे, तो वो आयन को फॉर्म करेगा, आयन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज सॉल्यूशन है एल्कोहल। तो डाइल्यूट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें, HCl की, HCl की अगर हम बात करें, इसके हम अगर वाटर के साथ करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H3O पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। तो ये आयंस बनाता है, हाइड्रोनियम आयन इसका नेम है। जो H3O पॉजिटिव हमें लेके चल रही है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम H2SO4 की बात करें, तो ये भी आपका H3O पॉजिटिव प्लस SO4 तो नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन और सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ब्रेक हो जाएगा।
तो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जो ये एसिड है, ये आयन प्रोड्यूस करते हैं। आयन प्रोड्यूस करने की वजह से जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। बात करते हैं अगर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। अगर जो कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा तो वो आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अल्कोहल भी कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करने की वजह से ग्लूकोज और अल्कोहल ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आयनिक बॉन्ड को भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आयंस बना रहे हैं। आयंस बनाने की वजह से ये क्या करेंगे, हम इन्हें सॉल्यूशन में अगर ऐड करेंगे तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In order to balance the following chemical equation, the values of the coefficient x and y respectively are. तो आपको रिएक्शन लेनी है। देखिए, अगर हम रिएक्शन फॉर्म करें, हम यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं। रिएक्शन आपकी बनी हुई है, हमें बस उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे y की जगह हम +O2, तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो है दो टोटल हमें बैलेंस करना होता है, सारे नंबर्स इक्वल हो, सारे भी जितने एलिमेंट्स आपके सर इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो। तो पहली बात जो अगर पीबी को लेके चल रहे हैं तो पीबी यहाँ पे आपका 2 है, तो और यहाँ पे पीबी हमारा सिंगल दिया, तो यहाँ अगर हम 2 करते हैं तो ये पीबी हमारा बैलेंस हो जाता है, लेड हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। दूसरा हमें वाई जो NO2 है यहाँ पे बैलेंस करना है, बाकी सारी चीजें बैलेंस है। अब देखिए, इसको काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो हमारे पास पीबी कितने हैं, 2 है, जो बैलेंस हो गए। अब NO3 की हम बात करें, अगर हम NO3 की बात करें, हम कैलकुलेट इससे करते हैं, तो नाइट्रोजन की अब आप बात कर लो, N की बात कर लो, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके साथ ही ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई, 6, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑक्सीजन आपकी हो गई है 12। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। तो बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 पीबी है, एन आपके 4 है, ओ आपकी 12 है। तो पीबी तो हमने बैलेंस कर दिया, लेड हमने बैलेंस कर दिया 2 देखिए। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन आपकी 12 है, यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, 2 4 6 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, और हमें नाइट्रोजन कितनी देनी है, एन देनी है। और इस पूरी रिएक्शन में सिर्फ एक जगह एन आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बैलेंस हो गया। अब अगर ये 4 दे दिया है तो हमारे पास यहाँ कितनी थी पहले ऑक्सीजन, 6 थी। अब देख लेते हैं 8 10 एंड 12, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ भी अब हमारा Pb2 हो गया है, नाइट्रोजन हमारी 4 हो गई, ऑक्सीजन हमारी 12 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहला ऑप्शन आपका 2 था, x की वैल्यू 2 है आपकी और y की वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। When zinc reacts with sodium hydroxide, the product formed is. जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये पूछ रहा है। इसकी रिएक्शन बना लेते हैं, रिएक्शन हमें पता चल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए, Zn प्लस NaOH, जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका मेटल प्लस बेस की रिएक्शन होती है। जब भी मेटल और बेस की रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2 ये फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारा H2 फॉर्म होगा और एक सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट क्या बनता है वो देखते हैं। H2 अगर बनाना है तो इसमें हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे सिंगल है, तो हमें यहाँ पे पूरा 2 देना होगा जिससे बैलेंस हो जाए। तो अब देखिए, H2 को रिमूव कर लीजिए, बाकी सारी चीजें क्या है साथ में ले लेंगे, तो ये बन जाता है हमारा Na2ZnO2 प्लस H2, 1 2 2
Na2, ठीक है। तो Na2 लेजन O2 जो आपका ये बना हुआ है, इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। जब भी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, सोडियम जिंकेट। Among the following, the metal with lowest density is lithium, lead, magnesium, aluminum. अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, देखा है, तो आप इस ऑप्शन आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस आपको चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेप्शंस में से आया हुआ है, एक्सेप्शंस में से आया हुआ है कि कोई ऐसा एक्सेप्शन है जो यहाँ पे लग रहा है लोवेस्ट डेंसिटी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका आता है, हम जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि सबसे लोवेस्ट डेंसिटी जो होती है वो होती है लिथियम की। सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होगी? कोई ऐसा मेटल सबसे ज्यादा लोवेस्ट डेंसिटी होगी लिथियम की। डेंसिटी की जो सीरीज है उसमें लिथियम सबसे नीचे आता है, ठीक है। बाकी भी सारे मेटल है, लेड मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, लिथियम भी क्या है? एक मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या है? बहुत लोवेस्ट होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है इसकी। The number of electrons in the outermost shell of atom of a non-metal can be, ठीक है। मेटल की अगर हम बात करें, H पॉजिटिव आयन देते हैं। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन्स को देने का, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन देने का, तो मींस जैसे हम ऑप्शन आप ले लीजिए, आप मैग्नीशियम मेटल ही ले लीजिए या सोडियम ही ले लीजिए, 11 होता है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा ऐसे फीलिंग होती है 2 8 एंड लास्ट में हमारा बचता है 1। अब यहाँ पे सोडियम क्या करता है? सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए, हम इलेक्ट्रॉन की जब हमने लॉ पढ़ा तो हम वहां पे देखते हैं कि हर किसी इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। अब उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करके वो जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देता है और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव आयन देता है। इसका मतलब वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो मेटल क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अब अगर ये किसी भी कोई दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट उससे 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसे बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इतनी एनर्जी को यूज ना करते हुए जो मेटल्स हैं वो हमेशा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, ये तो होता है, हम बोलते हैं ऑक्टेट पूरा करना, तो लास्ट 8 आता है, 1 से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? अपना 1 दे दिया। तो इस सीरीज में तो 1 2 3 तक की जो सीरीज होती है आपकी वो होती है मेटल्स की, क्योंकि अगर किसी के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 2, अगर यहाँ पे एक की जगह मान लीजिए 3 बच रहे हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन भी बच रहे हैं तो उसको अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन ना करके वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो वो पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव आयन दे देता है अपना, ठीक है। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद। तो जो 1 2 3 आपका सिस्टम चलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ये चलता है मेटल्स के। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 मोस्ट, किसी किसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी मेटल में अगर होंगे, किसी भी एलिमेंट में अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उनको डोनेट कर देता है, उनको डोनेट कर देगा। और वो जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो H पॉजिटिव आयन जो देते हैं वो होते हैं मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के हमेशा आउटर मोस्ट सेल में है 5 6 7 8, ये आउटर मोस्ट सेल है नॉन मेटल्स की। इसमें से जो आपका 8 है वो है नोबल गैस का। नोबल गैस आपकी जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन जो गैसेस है वो आपकी वो 0 होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है? पूरा होता है। वो ना डोनेट कर रही है ना गेन कर रही है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। वो ये जो 8 वाला फैक्टर है ये नोबल गैसेस के लिए। तो जो 5 6 7 या 4 5 6 7 का जो फैक्टर चलता है हमारा, मोस्टली 5 6 7 का जो फैक्टर चलता है वो चलता है हमारा नॉन मेटल्स के लिए। 1 2 3 का जो फैक्टर चलता है वो हमारा चलता है मेटल, क्योंकि मेटल डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दे देते हैं, चाहे वो
1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस केस में हम ऑप्शन लेके चलते हैं 5 6 7। अगर मेटल के लिए पूछा जाता तो हम 1 2 3 लेके चलते। अगर नॉन मेटल के लिए पूछ रहा है आउटर मोस्ट सेल में, तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में ये 5, किसी के 5 हुए, किसी के 6 हुए, किसी के 7, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इन आउटर मोस्ट सेल। The total number of electrons shared in the formation of an ethene molecule is ethene। एक होते हैं इथेन, इथीन एंड एथीन, थाइन, या आपको इथाइन बोल देते हैं, ठीक है। जो इथेन होता है आपका वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से बने रहते हैं। तो इथीन है आपकी, वो होती है डबल बॉन्डेड। जो इथाइन है आपकी, ये है ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है। तो इथाइन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है ये। अब मुझे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं इन इथाइन। टोटल नंबर की हम बात करें तो अब ये कैसे हुआ, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्डिंग करे तो हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड दे रहा है और कार्बन अपना एक बॉन्ड दे रहा है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये कार्बन, एक बॉन्ड कार्बन दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है, तो जहां पे हो गए 2 बॉन्ड। वैसे यहीं पे भी, यहाँ पे एक बॉन्ड आपका हाइड्रोजन देगा और एक बॉन्ड कार्बन देगा, तो यहाँ पे भी आपके 2 हो जाते हैं। अब इन केसेस में देखिए 3 बॉन्ड आपका ये दे रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, 2 हुए, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे क्या, ये कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये वाले पोर्शन में आपके इतने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए, ठीक है, और इस वाले कार्बन ने यहाँ ऐसा बना लेते हैं इसको, रुकिए। तो ये जो कार्बन है वो इतना लेके चलेगा अपने साथ, इतनी पेयरिंग करेगा, और ये वाला कार्बन इस पोर्शन को लेके चलेगा ऐसे। तो टोटल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 4 5 1 2 3 4 5। तो टोटल इथाइन में टोटल 10 नंबर, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयरिंग होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिसमें 3 3 क्या है, 3 इस कार्बन के, 3 इस कार्बन के, 1 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और बाकी के जो बचे हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन वो किसके हैं, कार्बन के, जिसमें एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बना रहा है और बाकी 3 इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और ये अपने 3 इसके साथ शेयर करके बना रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। स्पिंक्चर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइफ प्रोसेस अगर आपने पढ़ा हुआ, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली इसको कर लोगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन गलत, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं रहती है। स्टमक एंड एनस, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। बाकी आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं एंड इसोफेगस स्टमक में नहीं। स्टमक एंड एनस में आपकी स्पिंक्चर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्टमक का जो लास्ट एंड है वहां पे, और एनस की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, जो एनस की ओपनिंग क्लोजिंग होती है वो काम किसका होता है, एनस का ही वो काम होता है। ये एक ऐसी मसल है जो वहां, स्पिंक्चर मसल एक ऐसी मसल है जो एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग करती है, इन्हीं की वजह से होती है। और स्टमक के एंड में भी स्पिंक्चर मसल्स प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the following diagram, identify the cells through which massive amount of gases exchange take place for photosynthesis। ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल का, ठीक है। अब ये किसकी सेल है, ये लीव्स में है, लीव्स की बात हो रही है, टेक्स प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, तो आप समझ लीजिए किसकी। और आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है इन लीव्स, प्लांट पे गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, और वो होता है आपको स्टोमेटा में। अब आप इस फिगर में ये पता करेंगे कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके लिए आपको लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा होना चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, मिड में कौन सा होता है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है। अगर आपको वो पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आपको लीफ के स्ट्रक्चर को टोटली पढ़ लेना है, बढ़िया करके रीड कर लेना है, समझ लेना है। आप उसके फिगर को देख लीजिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे
ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका आता है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये आपका जो ये है ये आपका क्लोरोफिल है, तो इसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो है आपकी, ये है आपकी गार्ड सेल्स। इसके अलावा जो ये वाला अमाउंट है आपका, ये वाला जो एरिया है आपका, ये होता है आपका स्टोमेटा। और प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज, जहां पे प्लांट CO2 लेते हैं एंड O2 रिमूव करते हैं, वो होता है स्टोमेटा में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्थ पार्ट है आपका किसी भी प्लांट का। ठीक है, ड्यूरिंग विगरस exercise the occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to। रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी हुई है, तो आप रेस्पिरेशन में इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में हो रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसमें ग्लूकोज फॉर्म होता है, वो ये नहीं है। हम क्रैम्प्स की बात कर रहे हैं, आउटर मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से नहीं होता है, वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दो जगह, एक होता है यीस्ट में, ठीक है, एक होता है आपका यीस्ट में, एक होता है आपका लैक ऑफ मसल्स। लैक ऑफ मसल्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अब्सेंस ऑफ O2, अब्सेंस ऑफ O2। तो कभी भी जो एथलीट है, या कभी भी हम जब बहुत, अब ये जो आपका एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ मसल्स है, ये कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस टाइम पे हमारे मसल्स में ये ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज के अलावा कुछ और बनता है, और वो क्या बन रहा है वो देखना होता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू। पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें होता है, तो जो आपका ग्लूकोज है वो पहले ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में ब्रेक डाउन होने के बाद इससे चेंज आता है आपका, एक पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जब भी हम हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ O2 या लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे बहुत कम रहती है, तो उस टाइम पे हमारे मसल्स में एक फॉर्म होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड, वहां पे फॉर्म होता है इन आर मसल्स। उसकी वजह से जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं, वो होता है पायरुवेट जब कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, तो उसी टाइम पे हमें हैवी एक्सरसाइज की वजह से या कंटिन्यू एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो होते हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही ये चीजें होती है। ठीक है, तो आज की इंपॉर्टेंट सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।